पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी, उनसे रिलेटेड आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे। मीन्स परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले, उनको याद करने के ट्रिक्स बताई थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। हम लोग 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हमें बात करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात तो करनी है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, ठीक है, जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा पढ़ते, तो थीटा की जगह अगर एंगल्स कुछ ले लें तो उनकी क्या वैल्यूज होगी। तो सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना तो नहीं, बट कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है जिनकी वैल्यू फाइंड करना आप लोग सीखेंगे। मतलब आप लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन 5 एंगल्स के लिए ये 5 ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स है जिनकी वैल्यूज़ आप लोग फाइंड करना सीखेंगे। और फाइंड करना ही नहीं सीखेंगे, आपको लर्न भी करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ कैसे हमें मिल सकती है ट्राइंगल से, ठीक है। इसको भी हम लोग देखिए कुछ इस तरह से करेंगे। हम लोग 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इनको एक साथ पढ़ेंगे। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इसको एक ही फिगर में दोनों मतलब एक साथ इनको पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ अलग कंसेप्ट से, ठीक है। कंसेप्ट इनका सेम है। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इनको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और 45 डिग्री को भी अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी के लिए अलग अलग टाइप्स के फिगर काम में आएंगे। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। वैल्यू फाइंड करने के बाद उस टेबल मतलब हम लोग इनकी वैल्यूज़ को कैसे याद रख सकते हैं, उसके ट्रिक्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले 45 डिग्री की बात कर लेते हैं। देखिए 45 डिग्री अगर एंगल की वैल्यू की बात करें, साइन 45 डिग्री मतलब साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, ठीक है। बाकी इनकी रेसिप्रोकल्स ही है, कॉसेक 45 डिग्री, फिर हम बात करते हैं सेक 45 डिग्री, फिर हम बात करते हैं कॉट 45 डिग्री। तो इन सब की क्या वैल्यूज़ होगी ये पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हमें 45 डिग्री एंगल चाहिए, तो मैं इस एंगल को 45 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। एक बात आप लोग समझ सकते हैं, ये जो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है इसमें एक 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तो हमेशा होगा ही, उसके ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये समझा है मैंने एक एंगल 45 डिग्री ले लिया है, तो एक ये जो बचा हुआ एंगल है ये भी कितना होना चाहिए, ये समझना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इनमें से एक एंगल अगर 45 डिग्री है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा भी 45 डिग्री होगा। मतलब ये होगा कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है ना, उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल। देखिए ये दोनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। ये हमारे लिए हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर मैं इस 45 डिग्री मतलब ये मैं ट्राइंगल ए बी सी इसको कह देता हूँ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता ही है। अगर मैं इस एंगल 45 डिग्री को लेकर के फाइंड करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और इसको मैं बेस कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यूज़ कैसे आ सकती हैं इसकी बात करें। हमें साइड्स तो कुछ भी नहीं पता है, हम लोग साइड्स को कुछ अज्यूम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं। सपोज मैं इन साइड्स को अज्यूम कर लेता हूँ x, क्या अज्यूम कर लिया हमने, x। अगर ये साइड x है तो ये साइड भी कितनी होनी चाहिए, x ही होनी चाहिए। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, दोनों साइड्स इक्वल है तो x ही होनी चाहिए। ये साइड हमें नहीं पता है और इस साइड को हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज़ करता हूँ तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेस के लिए B मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये भी अलग चीज़ है, ठीक है, सेम नहीं है, ठीक है। ये H P और P ये हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग AB की लेंथ फाइंड करनी है हमें, तो क्या करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, हमने क्या अज्यूम किया, x।
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए सी कितना है एक्स, तो ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये है ए बी स्क्वायर। अब हमें तो ए बी चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बी होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 2 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो हम लोग क्या लेंगे, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेंगे, और एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा एक्स। तो इस तरह से हमें ए बी की वैल्यू भी पता चल गई, और ए बी की वैल्यू कितनी है √2x, यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू है √2x, ठीक है। तो हमें अब तीनों साइड्स की वैल्यू पता है, ठीक है। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, सारी वैल्यूज आप लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं साइन 45 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन √2x, x अपॉन √2x होगा। देखिए ये x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 ही तो बचेगा, तो क्या वैल्यू मिलने वाली है हमें साइन 45 डिग्री की 1/√2, ठीक है। इसी तरह से cos 45 डिग्री की बात करें, cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स x अपॉन √2x, ये भी x अपॉन √2x ही होने वाला है, ठीक है। दोनों x कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें 1/√2 मिलेगी, ठीक है। अब हम लोग tan 45 डिग्री की बात करते हैं, tan थीटा होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स x अपॉन x, तो आप समझिए x अपॉन x क्या होगा 1 होगा ना, ठीक है, कट जाएगा x अपॉन x, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये दोनों कट के क्या मिलेगा हमें 1। तो इस तरीके से sin 45 cos 45 एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं cosec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री एंड cot 45 डिग्री। तो या तो आप यहाँ पे ट्राइंगल में देख के पता लगा लीजिए, नहीं तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया ये कि साइन का ही रेसिप्रोकल होता है cosec, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, और tan का रेसिप्रोकल होता है cot। रेसिप्रोकल का मतलब इनकी जो वैल्यूज है वो उल्टी, मतलब उल्टा वर्ड तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब यही हुआ कि जो न्यूमरेटर है वो चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाती है, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चली जाती है, ठीक है। तो देखिए 1/√2 क्या हो जाएगा √2/1, तो ओनली √2 लिखेंगे, ठीक है। cos का रेसिप्रोकल sec होता है, या sec का रेसिप्रोकल cos एक ही मतलब है ना, तो 1/√2 क्या हो जाएगा √2/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। आप ट्राइंगल से भी देख के कर सकते हैं कि cosec थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब √2x अपॉन x अगर हम लोग करते हैं तो √2 ही मिलता है। आप ट्राइंगल से भी इनको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या इनके रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 45 डिग्री की वैल्यूज मिलती है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग इन वैल्यूज़ को लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की, ठीक है। अभी हम लोग सभी एंगल्स को फाइंड करने के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, उसके बाद में ट्रिक भी समझेंगे कि ये हम लोग टेबल इजीली कैसे बना सकते हैं और लर्न कैसे कर सकते हैं, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन, ठीक है, थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू एक्चुअली ये है, ठीक है, फिर टेन थीटा, फिर देखिए वैसे टेबल में सीक्वेंस चाहे कैसे भी लिखो, ठीक है, वैल्यू सही होनी चाहिए। साइन कॉस टेन, टेन का रेसिप्रोकल मैं कॉट लिख रहा हूँ, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं सेक की, उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कॉस सेक की, ठीक है। कुछ बुक्स के राइटर्स या कुछ लोग साइन कॉस टेन लिख के वापस कॉसेक सेक कॉट लिख रहे हैं, चाहे कैसे भी लिखो, ठीक है, सही चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है। देखिए 0 डिग्री की वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोगों ने 45 डिग्री की फाइंड की है, तो पहले मैं 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए इस टेबल में हम लोग वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पर 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, साइन 45 कॉस सभी 45 डिग्री पर। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन और ये 45, देखिए साइन थीटा और ये 45 मतलब थीटा एक्चुअली यहाँ 45 डिग्री है, थीटा की जो वैल्यूज़ है वो इस तरफ लिखी हुई है, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो यहाँ लिखूंगा 1/√2। फिर कॉस 45 यानी कॉस और 45 ऐसे देखेंगे इस टेबल को 1/√2, यहाँ से कॉस यहाँ से 45, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√2। टेन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। उसके बाद में
मैंने यहाँ पे कॉट सेक फिर कोसेक लिखा है, कॉट सेक और कोसेक लिखा है, तो पहले 1 लिख देता हूँ, उसके बाद में √2 और उसके बाद में √2 लिख देता हूँ। आप कैसे भी सीक्वेंस में यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, 45 डिग्री की, ठीक है, जो मैंने इस टेबल में लिख दी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं 30 एंड 60 डिग्री की वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है। ठीक है, 30 एंड 60 डिग्री की वैल्यू हमें एक ही ट्राइंगल से एक ही डेरिवेशन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की, ये तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, नहीं तो आप वापस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यूज़ के लिए हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आप जानते हैं तीनों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, एंड ईच एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, अब आप जानते हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनकी तीनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल। ठीक है, और इसके जो एंगल्स है वो भी कितने होंगे, 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री है, और इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। तो इक्वल साइड से मैं उनको कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, x ही अज्यूम कर लेता हूँ पिछली बार की तरह। तो इसको मैंने x अज्यूम कर लिया, सारी साइड्स x ही होंगी। इस साइड को भी हमने x कंसिडर कर लिया, इसको भी x कंसिडर कर लिया। ठीक है, तीनों साइड्स को x अज्यूम करने के बाद अब देखिए हम लोग इसका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड इसके लिए एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है और मीडियन का भी काम करता है। मतलब क्या, देखिए एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग अपोजिट साइड पे। मतलब ये कोई ट्राइंगल है, इसके किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये इसका एल्टीट्यूड है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो एंगल को बाइसेक्ट करता हो। ठीक है, और जो मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या हुआ कि जो साइड है उसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती हो, ये होती है मीडियन। ठीक है, तो ये कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती है, बट इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर ये तीनों लाइंस एक ही होती है, ये तीनों लाइन सेगमेंट एक ही होती है, सेम होती है। ठीक है, ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। तो ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो ये जो एल्टीट्यूड है ये इसके लिए मीडियन का भी काम करेगा। मीडियन का काम करने का मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, दूसरी बात एंगल भी बाइसेक्ट होंगे। ये जो पूरा 60 डिग्री एंगल है ये 30 डिग्री एंड 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए ये जो लेंथ है टोटल x है, तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, और ये हाफ लेंथ भी क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल काम में लेने वाला हूँ। ठीक है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो या तो ये राइट एंगल ट्राइंगल काम में ले सकते हैं या फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल काम में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये परपेंडिकुलर की जरूरत तो हमें पड़ेगी ना। मतलब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ उसमें हाइपोटेनस पता है, अगर मैं इसको बेस कहता हूँ तो परपेंडिकुलर तो हमें नहीं पता है, तो वो हमें किससे मिलेगा, वो हमें पाइथागोरस से मिलेगा। देखिए इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ABC, तो यहाँ हो गया, इसको हम लोग D अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADC सॉरी ABD, जो ABD है, ABD में देखिए यहाँ पे मुझे AD फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए एक जो जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते हो है AB² = BD² + AD²। ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है। AB², AB की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है तो x² लिख देंगे। BD की वैल्यू कितनी है, x/2 है, और x/2 का स्क्वायर होता है x²/4, फिर प्लस AD², AD तो हमें फाइंड करना है। अब x²/4 जो है हमारे पास, x²/4 को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो x² - x²/4 = AD² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 एलसीएम आता है, अपॉन में यहाँ 1 है, 1 एंड 4 हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, है ना। तो 1 की टेबल में 4 टाइम्स आता है ना, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो 4x², फिर माइनस
4 की टेबल में 4 1 टाइम्स आता है, 4 1 जा 4 होता है, तो 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो हमें ए डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। अब हमें ए डी चाहिए तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो ए डी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लिया, ए डी आया, इनका स्क्वायर रूट लेते हैं। 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं होता, तो 3 का हो जाएगा √3, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। ठीक है, समझ गए, हमने सबका स्क्वायर रूट ले लिया, हमें ए डी की लेंथ मिल चुकी है। तो यहाँ लिख देते हैं, ये जो ए डी है इसकी लेंथ कितनी है, √3x/2, ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, है ना। हो तो आप लोग वापस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, ये जो डेरिवेशंस है ये आपके एग्जाम में नहीं आया करते, बट आपके मन में अगर एक क्यूरियोसिटी है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, इसलिए हम लोग ये डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको याद ज़रूर होनी चाहिए वो वैल्यूज़, और याद रखने के लिए भी मैं ट्रिक्स बताऊँगा आपको। ठीक है, तो देखिए अब ये वैल्यूज़ हमें मिल चुकी है सारी। ठीक है, ये x है, ये x/2 है, ये √3/x है ना, ये x है। तो अब किसी की वैल्यू चाहिए 60 डिग्री या 30 डिग्री की, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए साइन, सबसे पहले 30 डिग्री की बात कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, बाकी वैल्यूज़ तो रेसिप्रोकल ही होती है, तो आप समझ जाएंगे। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 30 डिग्री अगर मैं लेता हूँ, ये एंगल है, तो इसके ऑपोजिट मुझे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। इसके ऑपोजिट को हमें क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, और इसको लेना पड़ेगा बेस। ये बात तो आप जानते हैं ना, और ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहने वाला है, ये तो हमेशा हाइपोटेनस ही रहने वाला है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो देखिए अब हम लोग इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। ठीक है, अब ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब देखिए साइन 30 डिग्री, साइन थीटा एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है x/2 और हाइपोटेनस है x, तो क्या हो जाएगा x/2 अपॉन x। तो x जब कट जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, हाफ मिलने वाला है। x कट जाएंगे तो 1/2 ही तो बचेगा। ठीक है, फिर cos 30 डिग्री की बात करते हैं। cos 30 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस √3/2 और ये हाइपोटेनस, तो हो जाएगा √3x/2 होल अपॉन क्या लेंगे हम लोग, x। तो √3x/2 अपॉन x, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो x कट जाता है यहाँ पे, यहाँ भी हमें मिलेगा √3/2। तो ये cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, tan होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, x/2, बेस कितना है, √3x/2। तो क्या हो जाएगा x/2 होल अपॉन क्या है इसकी वैल्यू, बेस की, √3x/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो tan होता है। अब देखिए ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में है, ये x भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 1/√3 मिलेगा। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। तो sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, बाकी हम बात करें इसका रेसिप्रोकल cosec 30 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल sec 30 डिग्री और इसका cot 30 डिग्री, उनकी वैल्यू हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। देखिए 30 डिग्री हम लोग वैल्यूज फिल कर देते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, हाफ। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। बाकी वैल्यूज की बात करें तो देखिए cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, ये सिखाया ना पहले मैंने, cot रेसिप्रोकल होता है tan का। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3/1। उल्टा कर दिया ना, बाय 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos अगर √3/2 है तो sec कितना होगा, उल्टा 2/3, मीन्स 2/√3। ठीक है, फिर cosec की बात करते हैं। sin थीटा हमारे पास 1/2, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा। समझ गए आप लोग मेरी बात। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 60 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। देखिए क्या होगी वैल्यू, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड tan 60 डिग्री, बाकी वैल्यूज तो इनकी रेसिप्रोकल ही होगी। ठीक है, तो जब मैं साइन को 60 डिग्री ले रहा हूँ, जब मैं एंगल 60 डिग्री ले रहा हूँ,
देखो हाइपोटेनस तो हमेशा यही होगा 90 डिग्री के अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ 60 डिग्री एंगल को लेके, तो इसके अपोजिट हमें लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको हमें लेना पड़ेगा बेस, ठीक है। अब देखिए क्या बनता है फॉर्मूला, साइन 60 डिग्री की बात करूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्या हुआ, √3x/2 अपॉन एक्स, ठीक है ना। इस x को मैं थोड़ा ब्लू कलर से लिख देता हूँ। देखिए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये होगा √3x/2 अपॉन एक्स। ये x कट जाएंगे तो हमें √3/2 ही मिलने वाला है साइन 60 डिग्री। अब हम लोग cos 60 डिग्री की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये हो जाएगा x/2 अपॉन एक्स। एक्स कट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। इसी तरीके से tan 60 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, √3x/2 और बेस कितना है, x/2 है, ठीक है। तो x कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे √3। तो हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू मिल रही है √3, ठीक है। ये हम लोग यहाँ लिख देते हैं, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 1/2, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास √3। अब बाकी तीन वैल्यूज की बात करें तो वो रेसिप्रोकल्स ही हैं। कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, कॉट रेसिप्रोकल होता है किसका, tan का। tan थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो कॉट थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल, ये √3 है, एक्चुअली √3/1 ही तो है, अपॉन में तो 1 सबके होता है ना, तो √3/1 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं sec थीटा की, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल। cos की वैल्यू है 1/2, तो sec होगा 2/1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है। cosec थीटा की बात करें तो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, sin थीटा √3/2 है, तो cosec थीटा हो जाएगा 2/√3। इस तरह से हमें 60 डिग्री पर भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की, ठीक है। तो देखिए मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ABC। ये जो एंगल है ये 0 डिग्री तो नहीं है, ठीक है। मैं इस एंगल को अगर और कम कर देता हूँ, इस एंगल को थोड़ा कम कर देता हूँ, तो ये जो लाइन है वो यहाँ आ जाएगी, है ना। मतलब ये जो BA है ये 0 डिग्री नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ये जो इसकी हाइपोटेनस है, ठीक है, इसको अगर थोड़ा नीचे कर देता हूँ, मतलब ये कि यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, और नीचे करता हूँ और ये एंगल कम हो जाएगा, और नीचे करता हूँ ये एंगल और कम हो जाएगा। तो इन सब में हो क्या रहा है, ये जो AC लेंथ है ये क्या हो रही है, कम हो रही है कि नहीं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 0 डिग्री का एग्जैक्ट तो हम लोग ट्राइंगल नहीं बना सकते, क्योंकि 0 डिग्री अगर एंगल हो गया तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए देखिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ये B है ये C है, बट जब मैंने यहाँ पे एंगल बनाया, ठीक है, तो ये A जो यहाँ पे था वो नीचे आ गया, ठीक है। ये मैंने एक बहुत ही छोटा एंगल ड्रॉ किया है, 0 डिग्री नहीं, लेकिन समझने कंसेप्ट को समझने के लिए ऐसा हमने बनाया है, ठीक है। हम लोग ये मान रहे हैं ये जो एंगल है ये 0 डिग्री है नहीं, लेकिन 0 हम लोग बना देंगे, कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ ऐसा हमें करना है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है 0 डिग्री हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर ये एंगल 0 डिग्री होता है, आप सोच के देख सकते हैं, ये एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये नीचे की तरफ जैसे से ये लाइन नीचे जाएगी तो ये एंगल 0 डिग्री तो बनेगा, और ये AC कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 डिग्री होगा तब ये जो AC लेंथ है ये कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इफ एंगल ABC, जो ABC एंगल है वो अगर 0 डिग्री हो जाएगा, देन जो AC लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये लेंथ 0 हो जाएगी, ठीक है। और बाकी की बात करें तो ये बेस और ये ऊपर जो BA है ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग अब करते हैं बाकी कंसेप्ट्स की बात करते हैं। देखिए हम लोग 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की बात करने वाले, ठीक है। बाकी तीन वैल्यूज हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन की बात करें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जानते हैं ये हाइपोटेनस का काम करेगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस, इसको मैं बेस ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो AC है इसको मैं क्या ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, अगर एंगल हम लोग 0 डिग्री ले लेते हैं तो, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री की बात करें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 0 ही है,
ठीक है। और अपॉन में हमें वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन जितनी भी वैल्यू है, वैल्यू नहीं पता है बट 0/AB हम लोग लिखते हैं। तो देखो क्या मिलना है, हमें 0 मिलना चाहिए। डिनोमीटर में चाहे कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हो, क्योंकि ये जो AB हम लोग यहाँ पे AB लिख रहे हैं, ये 0 तो नहीं है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है ना। तो न्यूमरेटर में अगर 0 होता है और डिनोमीटर में अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसी तरह cos 0 डिग्री की बात करें तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारे पास कितना, बेस यहाँ पे देखें तो बेस है हमारे पास BC। ठीक है, बेस है हमारे पास BC। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, AB। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझिए, जब AC 0 के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, ये A जब C के पास आ जाएगा तो जितना BC है उतना ही तो AB हो जाएगा ना। अगर एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो हम ये कह रहे हैं कि AC 0 हो जाएगा। जब AC 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है, जो A है वो C पे ही तो हुआ। जब AC लेंथ ये 0 हो गई तो जितना AB होगा उतना ही तो BC होना चाहिए। मतलब अगर AC की वैल्यू 0 है तो ये A पॉइंट C पर ही होना चाहिए ना, कोइंसाइड करने चाहिए। तो जितना BC होगा उतना ही क्या होगा, AB होगा। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जितना AB की वैल्यू होगी उतनी ही BC की वैल्यू होगी। तो देखिए जब BC और AB दोनों इक्वल हैं, क्योंकि एंगल 0 डिग्री होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, और दोनों इक्वल होंगे तो कट के क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, tan 0 डिग्री की बात करते हैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब AC की वैल्यू हम जानते हैं 0 है। ठीक है, बेस BC। फिर वही बात है कि न्यूमरेटर में 0 है बट डिनोमिनेटर नॉन 0 है, तो हमेशा आपको क्या मिलता है, 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमने sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, tan 0 डिग्री की वैल्यु 0 है। बाकी की बात करते हैं तो देखिए cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए ये है 0/BC, तो 0 आया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूँ, cot की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, BC/0। देखिए न्यूमरेटर नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर 0 है, तो याद रखिए जब भी न्यूमरेटर नॉन जीरो हो और डिनोमिनेटर 0 हो तो हमेशा इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे इनफाइनाइट भी हम लोग लिख देते हैं। कई बुक्स के राइटर्स को इस तरह से इनफाइनाइट भी लिखा करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा क्या कि 0 का रेसिप्रोकल को हम लोग हमेशा कैसे लेते हैं, नॉट डिफाइंड या ऐसा अनडिफाइंड के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इनफाइनाइट का साइन भी लगा देते हैं। ठीक है, तो जो cot थीटा है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर इस तरह से इनफाइनाइट का सिंबल भी यहाँ आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, फिर sec थीटा की बात करूँ तो sec होता है cos का रेसिप्रोकल। ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे जो cosec थीटा है वो sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल, अभी हमने बात की 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो हमेशा याद रखिए 0 का नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड है तो उसका रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे, 0 एंड नॉट डिफाइंड। इसमें क्लियर है ये। अब हमें 90 डिग्री की बात करनी है, 90 डिग्री एंगल की बात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है। देखिए ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसको मैं ले लेता हूँ क्या, ABC। तो ये एंगल जितना भी है 90 डिग्री तो नहीं, ये 90 डिग्री तभी हो सकता है जब इस एंगल को मैं इधर आगे, देखिए ये एंगल जैसे ही इधर मैं इसको मूव करता हूँ, इस पॉइंट को, जैसे सपोज A पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, अगर A पॉइंट इधर आ जाता है तो जितना ये एंगल था अब थोड़ा इंक्रीज हो गया, और पास में लूँगा तो फिर से क्या होगा, ये एंगल और इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ जितना भी ये एंगल, जैसे मैं इस पॉइंट को पास में करते जाऊँगा ये जो एंगल है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर मान लो A अगर B के ही ऊपर आ जाए तब हम कह सकते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये एंगल A किस पे आ जाएगा, B पर आ जाएगा। लेकिन मैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। देखिए सपोज ये मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ इस पॉइंट को कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C कंसिडर कर लेता हूँ। इस एंगल को मैं 90 अभी मान रहा हूँ, 90 है नहीं बट जब A B पर जाएगा तब 90 होगा, मैं उसी कंसेप्ट को मान के चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इफ एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये A एंगल 90 डिग्री कब हो सकता है, जब A इस B पर कोइंसाइड करेगा। ठीक है, और तब क्या होगा, ये जो AB लेंथ है
जो ए बी लेंथ है, ये ए बी लेंथ क्या हो जाएगी, 0। ए बी लेंथ 0 हो जाएगी। जब ए बी लेंथ 0 हो जाएगी मतलब ए बी पे आ गया, तो जो ए सी है और बी सी है दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। एंड ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग करते हैं, इस एंगल को हम लोग 90 मान लिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए इसको हमने हाइपोटेनस कह दिया, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके ऑपोजिट ही मतलब परपेंडिकुलर लेना है, जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए साइन 90 डिग्री की बात करते हैं, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री एंड टेन 90 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, तो साइन की बात करनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बेस क्या बी है, क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। लिख देता हूँ बी सी अपॉन ए सी, और आप जानते हैं दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो कटेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको मिल गई 1। कॉस 90 डिग्री की बात करते हैं तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यानी ए बी की वैल्यू 0 ही तो है, और अपॉन में क्या है, हाइपोटेनस मतलब ए सी। तो जब न्यूमरेटर में 0 आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब हम लोग tan 90 डिग्री की बात करते हैं, तो tan 90 डिग्री, tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, और अपॉन बेस, बेस की वैल्यू ही तो 0 है, ए बी की वैल्यू कैसी है, 0। तो देखिए ऊपर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर में कैसा है, 0। जब भी ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू कैसी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, समझ गए, तो हम लोग इनकी वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है 0, tan 90 डिग्री की वैल्यू है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग कॉट, सेक एंड कॉसेक की वैल्यू लिखने के लिए इनके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। साइन थीटा 1 है और इसका रेसिप्रोकल देखिए, हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज तो यहाँ लिख दी है। कॉट थीटा की वैल्यू लिखनी है तो कॉट थीटा टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल है ना, तो टेन कितना है, नॉट डिफाइंड, तो कॉट थीटा कितना होगा, नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होता है वो 0 होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये 0 है कॉस, तो सेक कितना होना चाहिए, नॉट डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, और कॉसेक थीटा की बात करते हैं, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। इस तरह से ये टेबल बन जाती है। टेबल आपको याद करनी होती है, याद कैसे रखना है ये समझा देंगे अभी। ठीक है, ये मैंने इसका डेरिवेशन बताया कि ये एंगल कैसे आए ये समझने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये हम लोग कैसे करें एग्जाम में ये एंगल कैसे आए ये आपको नहीं पूछने वाले हैं। हाँ, इस टेबल को बनाने की भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, याद रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग याद ही करें तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है, टेबल बनाना सीख लेते हैं और एग्जाम में जाके क्या है, पीछे जो रफ पेज होता है उस पर टेबल बना देते हैं और फिर उसी से देख के क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक माइंड में क्लिक ही नहीं करेगा कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मतलब अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है जब तक हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं हो तब तक। ठीक है, तो देखिए अब मैं इस टेबल को बनाने का तरीका भी आपको सिखाता हूँ। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूँ जिससे ये टेबल आसानी से बनाई जा सकती है। ठीक है, देखिए इस टेबल को बनाने के लिए, ठीक है, देखो क्या ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंटिंग्स लिखनी है 0 to 5। सबसे पहला जो काम है काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स कौन से लिखने हैं, वहाँ पे 5 वैल्यूज है, आपको 5 काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं, बट 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4। अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस टेबल को लिखने के लिए। इस टेबल को हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक ट्रिक। ठीक है, चाहे तो मैं इस इन वैल्यूज़ को रब कर देता हूँ, वापस इस ट्रिक से इसको फिल करूँगा। देखिए इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ से सबको रब कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं इन ट्रिक से इनकी वैल्यू लिखूँगा। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमें काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, मतलब होल नंबर्स लिखने में 0 to 4 काउंटिंग्स, या यूँ लिख सकते हो होल नंबर्स, बट हमें होल नंबर्स कितने लेने हैं, 4 तक लेने हैं। 5 होल नंबर्स ही लिखने हैं क्योंकि हमारे पास 5 ही वैल्यूज़ हमें लिखनी है। तो 0 से 4 तक हमें क्या लिखने हैं, होल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, दूसरा काम क्या करना है, ये जो 0 से 4 तक हमने ये जो लिखा है इनको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो डिवाइडिंग बाय 4, इन सबको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है।
ठीक है, पहला काम है 0 से 4 तक आपने काउंटिंग्स लिखे, फिर उसको 4 से डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तीसरा काम क्या है, सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जैसे 0/4 क्या होता है, 0/4 न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में नॉन 0 है, तो 0 ही होता है। सिंप्लीफाई करने मतलब कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, सिंप्लीफाई करने का मतलब, तो ये तो 0 हो गया। 1/4 नहीं कटता है तो मैं 1/4 ही रहने दे रहा हूँ। 2/4 कटता है, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसको मैंने 1/2 लिख दिया। 3/4 नहीं कटता है, 3/4 ही रहेगा। 4/4 कटता है तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। पहला काम क्या किया, 0 से 4 तक मैंने क्या किए, होल नंबर्स लिखे, फिर मैंने 4 से सबको डिवाइड कर दिया, उसके बाद में मैंने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, और फिर फोर्थ स्टेप हमें क्या करना है, सभी का स्क्वायर रूट लेना है। सभी का क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 है ना। 1 का तो 1 ही होगा, 2 का परफेक्ट नहीं होता तो √2 ही लिखेंगे। √3/4 का स्क्वायर रूट 3 का होता है √3 और 4 का होता है 2। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो हमने सब का स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख दिया। अब जो ये हमें वैल्यूज मिली है, यही एक्चुअली साइन की वैल्यूज हम लोग यहाँ फिल कर सकते हैं टेबल में। क्या है, 0, हाफ, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री की वैल्यू है, ये 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। ठीक है, ये 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, ये 90 डिग्री की वैल्यू है 1। तो इस तरह से हमें साइन की सारी वैल्यूज मिल गई। ठीक है, इस ट्रिक से। ठीक है, समझाने में इतना टाइम लगेगा, जब आपको ट्रिक याद है तो आपसे एकदम फास्ट ये काम हो जाएगा। ठीक है, किया ही क्या, 40 स्टेप्स है। 0 से 4 तक मैंने होल नंबर्स लेके सबको 4 से डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया और स्क्वायर रूट ले लिया, बस। तो आपको साइन की सारी वैल्यूज मिल गई। अब कॉस की लिखनी है तो देखो, मैंने साइन की वैल्यू लिखी तो मैं इस तरह से चल रहा था, 0 फिर हाफ। ठीक है, कॉस की लिखनी है तो इस तरीके से चल रही है। साइन की इस तरह से है तो कॉस की इस तरीके से, मतलब पहले 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और 0, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, पहले मैं 1 लिखूंगा, उल्टा चलना पड़ेगा, रिवर्स चलना पड़ेगा, फिर √3/2 फिर 1/√2, उसके बाद 1/2 और फिर 0, इस तरीके से चलना पड़ेगा। ठीक है, अब tan की वैल्यू लिखने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा एक आपको फॉर्मूला, जो आगे भी मैं बताऊंगा, अभी यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। देखिए, आप लोग एक चीज़ जानते हैं, साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जानते हैं, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू को अगर कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तब भी आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो मिलता है। ये फॉर्मूला एक्चुअली जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, साइन की वैल्यू को अगर कॉस की वैल्यू से डिवाइड करें तो हमें tan ही मिलता है। देखिए, p/h अपॉन b/h करता हूँ तो h कट जाता है और हमें क्या मिलेगा, p/b मिलेगा। तो ये p/b ही तो है tan थीटा। तो मतलब साइन की और कॉस की वैल्यू अगर डिवाइड की जाए तो tan मिलता है। तो देखा जाए तो यहाँ ये मुझे डिवाइड में ही दिख रहे हैं, 0/1। इस लाइन को अगर मैं अपॉन कंसिडर कर लेता हूँ डिवाइड, तो देखिए ये 0/1, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। न्यूमरेटर में 0 हो और डिनोमिनेटर में नॉन 0 हो तो 0 ही आता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1/2 अपॉन √3/2, डिवाइड में तो है 1/2 अपॉन √3/2, 2 कट गया तो क्या मिलेगा, 1/√3। ये डिवाइड में तो है 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों सेम है, कटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, डिवाइड की तरह ही है। √3/2 अपॉन 1/2, जब 2 और 2 कट जाएगा तो √3/1 ही बचेगा, मीन्स √3 ही बचेगा। ठीक है ना, 1/0 मैंने अभी भी बताया, जब न्यूमरेटर में नॉन 0 हो, डिनोमिनेटर में 0 हो, तो उसको हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू मिल गई। बाकी 3 वैल्यूज रेसिप्रोकल होती है, बस आसानी से हो सकता है। जैसे कॉट थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो इन सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल हमें कॉट में लिखना पड़ेगा। तो देखिए 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, 1/√3 का होता है √3/1, बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। तो मैंने कॉट में क्या किया, tan के ही वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दिया। सेक थीटा की बात करें तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस की जितनी भी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हमें मिल रही है, उन सभी का रेसिप्रोकल हमें सेक में लिखना पड़ेगा। देखिए, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसी तरह कॉसेक की बात करें तो कॉसेक की वैल्यूज साइन की रेसिप्रोकल होती है, तो 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2,
1/√2 का होता है √2, √3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/√3 और 1 का होता है 1। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिल गई है। आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू अगर याद है तो फिर बाकी तीन तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो दिमाग में वैसे ही आ जाएगा रेसिप्रोकल करना है। क्लियर है? और ये तीनों वैल्यूज़ याद रखने, देखो टेबल बनाना तो मैंने सिखा दिया, इजीली आप टेबल बना सकते हैं, लेकिन याद आपको रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। और याद रखें, मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है? टाइम लगेगा लेकिन इतना अच्छा याद हो जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। देखिए सपोज़ आज आपने ये पढ़ा, तो देखिए आपकी ये 5 फिंगर्स है, ठीक है? ये 5 फिंगर्स है। आप यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यूज़ लिख लीजिए। जैसे आज साइन की बारी है, आज साइन ही याद करना है, दिन भर साइन ही याद करना है। तो याद नहीं करना है, मैं जो आपको लर्निंग की बात कर रहा हूँ, मैं एफर्टलेस क्या है, लर्निंग है। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना है और आप सीख जाओगे। ठीक है? कैसे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज़ लिखो। जैसे आज साइन की बारी है, ठीक है? तो साइन की यहाँ बीच में आप साइन लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ साइन की वैल्यू जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसको दिन भर हाथ में लिखे हुए रहने दीजिए, मतलब मिटने नहीं देना है। मिटने नहीं देने का मतलब यही है कि जब भी आपको मिटा हुआ दिखाई देगा या कुछ है तो आप लोग उसको वापस लिखेंगे, है ना? तो मिटने नहीं देना है, ठीक है? तो और ये भी डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, कोई कितना वर्क कर रहा है कि नहीं, कितने बार लिख रहा है, मिटा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। किसी को एक दिन में ही याद हो जाती है सारी वैल्यूज़, ठीक है? जब भी फ्री होता है बार बार उसको देखता है, हाथ में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? और मिटता है तो वापस लिखते हैं कहीं। तो इन सब से क्या होता है, जो हम लोग दिन भर में करेंगे, इस पर जो टाइम देंगे, ठीक है, वो फ्री टाइम ही होगा और उसमें हमें याद भी हो जाएगा। तो एक दिन जैसे साइन की वैल्यू हाथ में लिखे रहने दो, अगले दिन कॉस की वैल्यू लिखे हुए रहने दो, उसके नेक्स्ट डे टेन की वैल्यू लिखे रहने दो, तो आपको याद हो जाएंगी। जब आप लिखेंगे फिर मिटते हुए देखेंगे तो वापस उसको लिखेंगे, और कभी फ्री हुआ तो उस हाथ को देखेंगे, तो इस तरीके से याद हो जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। टेबल बनाना तो मैंने सिखा ही दिया, लेकिन याद करें तो सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा। ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है? ये टेबल बनाना हम लोगों ने सीखा, डेरिवेशन सीखा, ठीक है? और मैंने तरीका भी बता दिया आप लोग कैसे लर्न कर सकते हैं। तो आप लोग इसको लर्न कीजिए, तभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये वैल्यूज़ आपको याद हो, ठीक है? तभी समझ में अच्छा आएगा। क्लियर है ये? ठीक है? थैंक यू।